हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th के भौतिकी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज से हम उसका अध्ययन शुरू करने वाले हैं और जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक इस चैनल पे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग यदि इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि पहले हम क्या करते थे, क्लास 10th के मैथ साइंस को पढ़ाते थे। यहाँ तक कि हमने क्लास 7, 8, 9th के भी कुछ क्वेश्चन को हमने इस चैनल पे पढ़ाया है, यानी विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को। क्यों पढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे इसका क्वेश्चन आंसर डाल दीजिए, तो हमने डाल दिया। आज फिर बच्चों का डिमांड आया है कि सर क्लास 10th के जितने भी भारती भवन के बुक है उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को करा दीजिए। हमारा एग्ज़ाम 2 महीना है या 3 महीना है, फरवरी में तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम बच्चों को फिर से डिमांड को पूरा करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी किताब को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन यानी वर्ण विक्षेपण। ठीक है। चौथा अध्याय है विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा है ऊर्जा के स्रोत और सातवां है प्रायोगिक। यानी 6 चैप्टर हमको पढ़ना है। तो चलिए हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, 6 दिन में हमारा 6 का 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या 10th क्लास में पढ़ते हैं या 9th क्लास में या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको इस सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिएगा तब आपको फ़ायदा लगेगा। ये नहीं कि हम लोग आए चाहे 5 मिनट देखे या 6 मिनट देखे उसके बाद उसको स्किप करके हटा दें, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। चलिए हम इसका डिफिनेशन भी बता देते हैं कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार जा सके, यानी पूरा का पूरा प्रकाश निकल सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आंशिक रूप से निकले यानी थोड़ा थोड़ा निकले उसको क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। लेकिन अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश साफा का साफा निकलवे नहीं करे, यानी थोड़ा सा भी नहीं निकले, यानी साफा अवरुद्ध कर दे प्रकाश को, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन क सही होगा। परावर्तन का कोण होता है। अब देखिए परावर्तन का कोण क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको हम फिगर पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समतल दर्पण मान लीजिए, समतल दर्पण है। ठीक है। कोई ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ पे इस बिंदु पे पड़ने के बाद टकराने के बाद क्या हो गई, फिर यहाँ से भाग गई, यानी जो यहाँ से प्रकाश आई उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। प्रकाश भाग गई यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जो आई वो आपतित किरण, जो गई वो परावर्तित किरण। और बीच में झंडा जो दिख रहा है आपको वो क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। देखिए ये जो आई है, ये जो आर है, ये देखिए किसके साथ बना हुआ है, अभिलंब के साथ बना हुआ है कि नहीं, किसके साथ बना हुआ है, अभिलंब के साथ बना हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण क्या है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आपतन कोण है। ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है वो क्या है,
परावर्तन कोण है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए ना यहाँ पे परावर्तन का कोण होता है, तो देखिए ये होगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण। यही ना था, देखिए यही ना था, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर, यानी परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बना वही ना कोण है। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। यही तो पूछ रहा है, परावर्तन कोण। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक की बात कर रहा है। देखिए समतल दर्पण द्वारा ये संभव नहीं है। अवतल दर्पण द्वारा, देखिए अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक भी मिलता है और आभासी भी मिलता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। देखिए हमारा हुआ भी है ख, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तभी हमको मालूम चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में प्राप्त होता है, चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल समतल दर्पण द्वारा नहीं, केवल अवतल दर्पण द्वारा नहीं, केवल उत्तल दर्पण द्वारा नहीं, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। देखो यहाँ पे मारा गया भाई, मारा ना, यानी तीनों दर्पणों में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है कि देखिए वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दर्पण दोनों से, ठीक है, उत्तल दर्पण से। क्या पूछा है? आभासी पूछा है और वस्तु से छोटा पूछा है। जब भी बात करें ना आभासी और वस्तु से छोटा, तो आंख मूंद कर कहाँ मारेंगे? उत्तल दर्पण में मारेंगे। कहाँ मारेंगे? उत्तल दर्पण में मारेंगे। ठीक है, अब आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक ही बिंदु से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण हमारा आंसर होगा। क्या होगा? हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश आएगा तो क्या होगा? उसका समानांतर किरण पुंज प्राप्त होगा। समानांतर मतलब क्या होता है? यानी इस किरण पुंज क्या होगा? ऐसे प्राप्त होगा। ये हो गया समानांतर, इनमें समान अंतर है चारों जगह। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? जब भी फोकस पर बनेगा तो वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पर रहेगी। याद रखिएगा, अनंत की बात करें, जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यानी इसका उल्टा रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आप पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है? R/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F। यानी दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि उसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, सही बात है। चाहे पूछेगा उसकी त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तब भी सही है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी एक अवतल दर्पण में वस्तु की जो स्थिति है वो फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कल वाली या परसों वाली वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल। यानी वस्तु कहीं रहेगी तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहीं रहेगा तब बता दीजिएगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ थी। माने जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बता दीजिएगा। हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आने वाले हैं, तो
कल या परसों हम इसको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जान जाइए कि जब भी क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा, ये भी याद रखिएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, इसका ऑप्शन ग होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु यानी बिंब की स्थिति होती है। कहाँ होती है? देखिए यहाँ पे आभासी भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है और आवर्धित मैंने बड़ा भी बन रहा है। तो वहीं बतिया था दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, नहीं पढ़े हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं 9 में, देखिए बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच है कि नहीं। तो क्या बनेगा? आवर्धित बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में एक यही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब। आज जब वस्तु कहाँ रहेगी तब? ध्रुव और फोकस के बीच रहेगी तब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। इसमें कम से कम 17 क्वेश्चन है, 10 को आज पढ़ लिए, 7 को कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। देखिए कल टाइम मिलेगा तो बना देंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम परसों बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए, जय हिंद।